दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद रूबी में। दोस्तों, मैं यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ, जो सिर्फ नेट ही नहीं बल्कि सेट, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी में भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज मैं जो लेके आई हूँ यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी की अन्य गतिविधियां इकाई 10 में जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी को हम सभी जानते ही होंगे, वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जितने भी हमारे कवि हैं या फिर उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, उन सबके जन्म वर्ष हमें याद होने ही चाहिए। तो इनका जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ है। और दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे हमारे दो साहित्यकार हो गए जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा हमारे हरिवंश राय बच्चन। दोनों का नाम ह से है। दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा कि दोनों ह वाले का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों, इनका नाम हरिवंश राय बच्चन क्यों पड़ा, इसके बारे में बताते हैं। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। तो ये श्रीवास्तव से ये बच्चन कैसे हुए। दोस्तों, जब इनकी माँ प्रेग्नेंट थी तो वो हरिवंश पुराण, जो एक हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है, हरिवंश पुराण सुना करती थी, इसीलिए उनका नाम हरिवंश पड़ा। और बच्चन से होता है बच्चा, यानी कि बच्चा। उनकी माँ जो सुनने जाती थी हरिवंश, वहीं से इनके पूर्वज ने प्रेरित होकर इनका नाम हरिवंश राय बच्चन रख दिया। और इनकी माता जी का नाम सरस्वती था। और इनके बाबा जो एक लेखक थे। इनकी पहली पत्नी श्यामा है और दूसरी पत्नी तेजी बच्चन है। और दोस्तों, इनके जो आत्मकथा है वो 4 भागों में प्रकाशित हुए हैं और ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस प्रकार से इनकी रचना मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, उसी प्रकार इनकी ये आत्मकथा के चारों भाग भी बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। और इन चारों आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं इनका पहला कौन सा आत्मकथा का भाग है। पहला जो है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 ईस्वी में आया है। और ये ही यूजीसी के पाठ्यक्रम में क्या भूलूं क्या याद करूं ही शामिल किया गया है। लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उनकी आत्मकथाओं को क्रम से सजाने के लिए, तो इसीलिए मैंने इनका चारों आत्मकथा को लिया है। तो दूसरा जो इनका है कि नीर का निर्माण फिर, जो 1970 ईस्वी में आया है। तीसरा है बसेरे से दूर, जो 1977 ईस्वी में आया है। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, जो 1985 ईस्वी में आया है। दोस्तों, ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इन्हें क्रम से याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इन चारों उपन्यास में क्या उन्होंने खास रखा है। जो सबसे पहले जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें लेखक के बचपन से यौवन तक का वर्णन किया गया है, यानी कि जब वो बचपन से लेके अपनी किशोरावस्था तक का उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा जो है नीर का निर्माण फिर, इसमें उन्होंने आत्मविश्लेषण का वर्णन किया है। तीसरा है बसेरे से दूर, इसमें उन्होंने विदेश यात्रा का वर्णन किया है। और जो चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, इसमें उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों का वर्णन किया है। दोस्तों, ये चारों भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में हमारे विभिन्न साहित्यकारों ने क्या कहा है। जो सबसे पहले धर्मवीर भारती, उन्होंने कहा है इस आत्मकथा के बारे में कि इसे हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी घटना बताया है कि जब अपने बारे में सब कुछ इतना बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया है। दोस्तों, ये लाइन धर्मवीर भारती ने कहा है। इसे आपको याद रखना होगा कि कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि ये किसने कहा है इसके अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि इसमें केवल बच्चन का परिवार और व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचे काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। ये दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और जो तीसरा जो रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि हिंदी प्रकाशन में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। उसके बाद जो है शिवमंगल सुमन ने क्या कहा है। शिवमंगल सुमन ने कहा है कि ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेगी, इसी में इनकी सार्थकता भी है। ये शिवमंगल सुमन ने कहा है। उसके बाद दोस्तों नरेंद्र शर्मा
नरेंद्र शर्मा ने ये कहा है कि यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति भी है। दोस्तों आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये इनका जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, कितना महत्वपूर्ण है और भिन्न भिन्न हमारे साहित्यकारों ने इसे क्या क्या कहा है। दोस्तों इस पंक्तियों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं में क्या उन्होंने बताया है। तो उनमें सबसे पहले जो है कि उनमें इसमें व्यक्तित्व का विकास है, कि उनके जो हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व का विकास उन्होंने इसमें बताया है। उसके बाद इसके केंद्र में परिवार है और इसमें आजादी के पूर्व का इतिहास है, यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का वर्णन इस आत्मकथा में किया गया है। उसके बाद उन्हें जाति वंश का वर्णन किया गया है और कायस्थ जाति का प्रशंसा, यानी कि वो कायस्थ जाति के थे तो उन्होंने अपनी जाति का प्रशंसा भी वहां पे उन्होंने किया है। और उन्होंने एक और लाइन आत्मकथा में कही है जो कितनी बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है कि सांप के काटने से तो आदमी बच जाएगा, लेकिन कायस्थ के काटने से आदमी नहीं बच सकता। इन्होंने इस आत्मकथा में ये कहा है कि सांप के काटने से तो आदमी बच जाएगा, लेकिन कायस्थ के काटने से आदमी नहीं बच सकता। और दोस्तों देख लेते हैं क्या है खास, कि जीवंत उदाहरण का यह खंड है। ये जो इसका पहला खंड है वो बहुत जीवंत उदाहरण का एक खंड है। इसमें संयुक्त परिवार का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्त्री जन्म से ही अभिनेत्री होती है। तो उन्होंने ये क्यों कहा है कि स्त्री जन्म से ही अभिनेत्री होती है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी श्यामा का तबीयत बहुत खराब रहता था, लेकिन वो अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बता पाती थी और घर के जितने भी काम होते थे वो सारे काम खुद मुस्कुरा के करती रहती थी, जिससे उनके घर वालों को पता नहीं चला कि उन्हें कोई बीमारी है। अंत में जब उन घर वालों को तब पता चलता है कि जब वो बहुत बीमार पड़ जाती है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें टीबी था, जिसके कारण उनका समय से इलाज नहीं होने के कारण वो मर जाती है। दोस्तों तो इसका वर्णन इसमें क्या गया है, इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। और उस समय में लेखन बेचने का चलन नहीं था, उसमें लेखन बेचने का चलन नहीं था, यानी कि लेखन जब उनके बाबा जो लेखनी करते थे उससे उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। वो लोग बहुत गरीब परिवार का है। यहाँ पर इस आत्मकथा में उन्होंने इसका भी विवरण दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जब उनकी बुआ का जब शादी हुआ तो उनके बाबा को जब दहेज देना पड़ा तो दहेज देने के कारण कितनी सारी आर्थिक परेशानियां आ गई, उन्होंने इसका भी वर्णन इस अपनी आत्मकथा में किया है। उसके बाद उन्होंने जन्म से लेकर पत्नी की असमय मृत्यु तक का वर्णन किया है। उसमें बताई हूँ अभी की जो कैसे उनकी पत्नी मर जाती है बीमारी से, इसका ये वर्णन उन्होंने इस आत्मकथा में किया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या है कि वे इसमें अन्य महिलाओं के साथ अपने उन संबंधों का भी इशारा करते हैं जो हमारे समाज में अनुचित माना जाता है, यानी कि वो इसमें अन्य महिलाओं के साथ भी अपने उन संबंधों का इशारा करते हैं कि जो हमारे समाज में अनुचित माना जाता है। तो दोस्तों यही कुछ खास बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो और दोस्तों इनकी एक दो पंक्तियां हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो जो एक पंक्तियां हैं जो इसे आपको याद रखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक पंक्तियां है कि इस पार प्रिय तुम हो मधु हो, उस पार न जाने क्या होगा। और दूसरी जो पंक्तियां हैं कि जो बीत गई सो बात गई। दोस्तों ये दोनों पंक्तियां कई बार एग्जाम में आया गया हुआ है। दोस्तों इस आत्मकथा में 10 या 12 लाइन का एक कविता को भी उन्होंने शामिल किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो वो जो पंक्तियां हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगिनित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। ये लाइन, ये कविता इन्होंने इसमें शामिल किया है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, जिससे भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों मैं ये छोटे से वीडियो में क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा को समेटने की कोशिश की हूँ। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।